एक ताजगी, एक एहसास, एक खुशबू, एक आस, एक आस्था, एक विश्वास, यही है एक अच्छे दिन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग बनारस। बनारस कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी अपनी रेडियो दोस्त मनोरमा के साथ। दोस्तों, सुबह के समय गुड मॉर्निंग कहना एक अच्छी आदत होती है। एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहने से मूड पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है और दिन की अच्छी शुरुआत भी होती है। दोस्तों, अभी हाल ही में बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित हुए। जहां एक टेंशन खत्म हुई, वहीं दूसरी सामने खड़ी कि अब क्या किया जाए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अब वो दिन लद गए जब छात्रों के पास 12वीं के बाद कोई खास विकल्प नहीं होते थे और वो उसी उधेड़ बुन में रहते थे कि 12वीं के बाद अब क्या कोर्स चुने, किस में करियर बनाएं। अब स्कोप ही स्कोप हैं। एक वक्त था जब 12वीं के बाद छात्रों के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते थे और वे ये सोचकर टेंशन में रहते थे कि आखिर वे ऐसा कौन सा विषय या कोर्स चुने जो उनके भविष्य को संवारने में मदद कर सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब 12वीं के बाद विभिन्न कोर्सों और विकल्पों की असीम लाइनें खुली हैं, जिनमें से छात्र अपने पसंद और स्कोप के हिसाब से चुन सकते हैं। लेकिन चुनाव करते वक्त छात्रों को ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो कोर्स या लाइन चुने उसमें कितनी संभावनाएं हैं। कुछ बातें जिनका छात्र कोर्स का चयन करते वक्त जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले तो ये देखें कि आप जो कोर्स चुनने जा रहे हैं उसका नफा नुकसान क्या है, यानी भविष्य के लिहाज से वो कोर्स आपके लिए कितना फायदेमंद होगा, ये जरूर देखें। दूसरा ये कि 12वीं के बाद कोर्सेज को लेकर तरह तरह के विज्ञापन और कैंपेन चलाए जाते हैं ताकि छात्रों को लुभाया जा सके। लेकिन छात्र उनके झांसे में न आए और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही कोर्स को चुनें। तीसरी बात, कोर्स का चयन करते वक्त छात्र अपनी रुचि का भी ध्यान रखें। इंजीनियरिंग और आईटी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अगर आप इसमें करियर बनाने की सोच रहे हैं लेकिन आप इन दोनों क्षेत्रों में रुचि नहीं रखते तो इस क्षेत्र में जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और हाँ, अपने दोस्तों या फिर अन्य छात्रों की देखा देखी कोई कोर्स या जॉब ना चुनें। जो भी कोर्स या संस्थान चुनें उसकी मान्यता, फैकल्टी और प्लेसमेंट परफॉर्मेंस की जानकारी जरूर करें। इससे आप ठगी का शिकार होने से बच जाएंगे। दोस्तों, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनका चुनाव 12वीं के बाद आप कर सकते हैं, जैसे बीबीए, बीसीए, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मार्केट एनालिसिस, टीचिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म, फैशन डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन जैसे कई प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो खूब डिमांड में हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नौकरी में काफी स्कोप है। इसके अलावा डिफेंस सर्विसेज, मेडिकल फील्ड, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस की भी बहुत डिमांड है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी अपनी दोस्त और होस्ट मनोरमा के साथ। आज है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभी से रणनीति बनाकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बारिश के मौसम के बाद मच्छर जनित रोगों की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए समुदाय को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस बार दिवस की थीम डेंगू को हराने के लिए साझेदारी का उपयोग करें निर्धारित की गई है। वर्ष पर्यंत इसी थीम के साथ गतिविधियां की जाएंगी। ये जानकारी सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने दी। सीएमओ ने कहा कि समुदाय को जानना जरूरी है कि मच्छर को पनपने से रोककर ही हम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि मच्छर जनित रोगों से खुद के साथ घर परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। डेंगू के प्रसार का समय जुलाई से नवंबर तक माना जाता है। इस दौरान आशा व एएनएम घर घर भ्रमण कर बुखार से ग्रसित व्यक्तियों का सर्वेक्षण करेंगी। नगर विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से सभी वार्डों और गांवों में छिड़काव, फॉगिंग कराई जाएगी। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चिन्हित कुल 132 हॉटस्पॉट पर विशेष जोर देते हुए विभिन्न गतिविधियां कराई जाएंगी।
बनारस आपको पता है, जापान से बनारस पहुंच चुकी है मियाजी आम की खुशबू। जी हाँ, ये खबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये खबर जितनी आश्चर्यजनक है ना, उतनी ही सही भी है। दुनिया के सबसे महंगे मियाजाकी आम की खेती अब वाराणसी जनपद में भी होने लगी है। हालांकि मूल रूप से मियाजाकी आम जापान में पाया जाता है, लेकिन अब इसे बनारस में भी उगाया जाने लगा है। चोलापुर विकासखंड के अंतर्गत बबियाओं गांव में जयश्री बाग में प्रगतिशील किसान सौरभ रघुवंशी व शैलेंद्र कुमार रघुवंशी ने मियाजाकी आम की खेती प्रारंभ कर दी है और इस वर्ष मियाजाकी आम के पौधों में फलत भी शुरू हो गई है। ये बात अलग है कि मियाजाकी आम को खरीदना आम लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए किलो है। ऐसे में यदि कोई इस आम को खरीदने की चाहत रखता है तो संभवतः उसे बैंक से लोन भी लेना पड़ सकता है। दोस्तों, हर रोज मोबाइल फोन खोने से परेशान लोगों के लिए सुकून की खबर है। बुधवार को सरकार द्वारा संचार साथी पोर्टल की लॉन्चिंग की जाएगी, जो चोरी या गुम हुए फोन को ब्लॉक या ट्रैक करने का काम करेगा। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक व नॉर्थ ईस्ट में कुछ भागों में अभी सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इसका ट्रायल चल रहा है, जिसे अब समूचे देश में प्रयोग किया जा सकेगा। इसमें ऐसा सिस्टम भी है जो मोबाइल की होने वाली स्मगलिंग पर पैनी नजर रखेगा। अपराधियों द्वारा चोरी किए गए मोबाइल की IMEI बदलकर मोबाइल का प्रयोग करने पर ये उसे ब्लॉक या ट्रैक करने जैसा महत्वपूर्ण कार्य भी करेगा। दोस्तों, इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतिहास सिर्फ अपने में ही घटनाओं को नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज यानी 16 मई को देश दुनिया में क्या क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। दोस्तों, इतिहास में 16 मई का दिन एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि के साथ दर्ज है। दरअसल 2013 में 16 मई के दिन अमेरिकी वैज्ञानिकों को इंसानी भ्रूण के क्लोन से पहली बार स्टेम सेल निकालने में सफलता मिली थी। मेडिकल की दुनिया में इसे एक बहुत बड़ी सफलता माना गया, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सी लाइलाज बीमारियों जैसे पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रीढ़ में चोट और आंखों की रोशनी के इलाज की दिशा में लाभ होने की उम्मीद जगी। देश और दुनिया के इतिहास में 16 मई की तारीख पर दर्ज और भी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको अब बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 1911 में कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, में बने तल्लाह वाटर टैंक का निर्माण पूरा हुआ। इसे उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ओवरहेड वाटर टैंक कहा गया था। 1975 में आज ही के दिन सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में आज ही के दिन शपथ ग्रहण किया था। और अब आइए जान लेते हैं किस खास व्यक्तित्व का आज है जन्मदिन। 1857 में R.N. मधुलकर का जन्म हुआ था आज ही के दिन। वो भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने एक अवधि तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1931 में भारतीय राजनेता व विद्वान पूर्व विदेश मंत्री भारत सरकार नटवर सिंह का जन्म हुआ था। 1933 में प्रसिद्ध साहित्यकार गुलशेर खां शानी का जन्म हुआ था। और अब एक नजर किसने आज इस दुनिया को अलविदा कहा।
1945 में उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा भाषाविद गोपाल चंद्र प्रहराज का निधन आज ही के दिन हुआ था। 2014 में भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति तथा टाटा समूह के शीर्ष सदस्य रूसी मोदी का निधन आज ही के दिन हुआ था। दोस्तों, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन में नागरी प्रचारिणी सभा के दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण एवं डिजिटलाइजेशन के लिए संस्कृति मंत्रालय प्रस्ताव तैयार कर रहा है। पहले चरण में 25,000 पांडुलिपियों का संरक्षण होगा और इस पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण एवं अनुवाद से दुर्लभ ज्ञान विज्ञान का लाभ सभी को मिलेगा। कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन के सहयोग से विश्वविद्यालय की पांडुलिपियों के संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन संरक्षण कार्य के लिए सरस्वती भवन का सर्वे करके बजट का प्रस्ताव तैयार करेगा। इसके लिए 50 संरक्षक और 4 पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसके साथ ही नागरी प्रचारिणी सभा की पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए भी कार्य किया जाएगा। जल्द ही त्रिपक्षीय MOU तैयार करके संस्कृति मंत्रालय में स्वीकृति के लिए जमा किया जाएगा। प्रोफेसर त्रिपाठी ने बताया कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन IGNCA संरक्षकों और दस्तावेजकारों के लिए विशेषज्ञता और प्रशिक्षण कार्यक्रम कराएगा। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन भारतीय कृति संपदा पर अपलोड करने के लिए मीटा डेटा तैयार करके संपूर्ण पांडुलिपि संग्रह को डिजिटाइज करेगा। संस्कृति मंत्रालय का लक्ष्य है कि पहले चरण में 25,000 पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाए। इसमें 1,000 पांडुलिपियों के संरक्षण पर 40 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है। संस्कृति मंत्रालय पांडुलिपियों के अनुदान एवं संपादन पर लगभग 5 करोड़ खर्च करेगा। पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण से होने वाली आय का लगभग का लाभ विश्वविद्यालय को मिलेगा। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आज का गुड मॉर्निंग बनारस प्रोग्राम अब यहीं तक।